हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास ऑन मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। आपकी डबल 210 या फिर EL 310 जो सब्जेक्ट है जिसका नाम है मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसके अंदर एक टॉपिक है फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर SSI, यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए क्या क्या फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल है। उस टॉपिक में ये दो सब टॉपिक है 12.1 वेरियस इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइडिंग लोन्स फॉर इंडस्ट्री। इस टॉपिक के अंदर अपन अलग अलग तरीके की जो इंस्टीट्यूशन है, यानी कि जो गवर्नमेंट एजेंसी है या प्राइवेट एजेंसी है जो भी अपने को लोन इंडस्ट्री के लिए अवेलेबल करवाती है, उनके बारे में और उनकी अलग अलग स्कीम्स के बारे में देखेंगे। और फिर सेकेंड जो टॉपिक है जिसमें अपन देखेंगे वेरियस टाइप ऑफ लोन, देखिए लोन के अलग अलग क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो यदि अपन SSI की बात करें तो ये एक ब्रॉड कैटेगरी है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, यानी कि जिनका जो टर्नओवर और या फिर जैसे अपन कहें मैन्युफैक्चरिंग या जिसको वो जिसका बिजनेस का जो वैल्यू है वो कम होती है, जो एक मतलब बड़े कॉरपोरेट बिजनेस के रूप में नहीं होती है बल्कि एक स्मॉल स्केल में होती है। ये स्मॉल या तो नया वेंचर हो सकता है, नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं किया हुआ हो सकता है, या फिर या कोई एग्जिस्टिंग जो स्ट्रक्चर है। ये यदि ब्रॉड क्लासिफिकेशन अपन इसका देखें तो ये सब MSME सेक्टर के अंडर आते हैं। MSME का मतलब है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। ये अपन आगे डिटेल में देखेंगे कि MSME क्या होता है। तो इस लेक्चर के इस पहले वीडियो में 12.1 टॉपिक जिसमें अपन देखेंगे वेरियस इंस्टीट्यूशंस, यानी कि अलग अलग तरीके की जो संस्थाएं हैं जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को लोन अवेलेबल करवाती है, और अलग अलग स्कीम क्या है, उस स्कीम्स के बेनिफिट क्या है, कौन उसके लिए एलिजिबल है और कैसे उसको अप्लाई किया जा सकता है, ये अपन देखेंगे। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले अपन देखते हैं कि कोई भी इंटरप्राइज है वो स्मॉल स्केल या फिर MSME की कैटेगरी में कैसे आता है। कोई भी इंटरप्राइज या कोई भी बिजनेस या कोई भी जो वेंचर है वो बेसिकली दो कैटेगरी में डिफाइन होता है। या तो वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होगा जिसमें कोई प्रोडक्शन हो रहा होगा या प्रोसेसिंग हो रही होगी, या फिर वो सर्विस सेक्टर होगा। यानी कि बेसिकली अपन देखें तो अपनी इंडस्ट्री दो तरीके की हो सकती है, एक मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है या फिर एक सर्विस इंडस्ट्री हो सकती है। मैन्युफैक्चरिंग का अपन एग्जांपल है जैसे कोई स्टील इंडस्ट्री है जहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा है, जैसे आप, या फिर कोई सिविल कंस्ट्रक्शन की है जैसे कि जहाँ पे फ्लाई एश की ईंट बन रही है, ब्रिक्स बन रही है, तो ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग। और सर्विस की बात करें तो जैसे कोई होटल इंडस्ट्री है या फिर कोई टूरिज्म इंडस्ट्री है, ऐसी जो होती है जहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करी जाती है उसको बोलते हैं सर्विस इंडस्ट्री। तो मिनिस्ट्री ऑफ MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, MSME में अपन देखें जो पहला M है वो है माइक्रो के लिए, माइक्रो S मतलब स्मॉल और M मतलब मीडियम। तो MSME मिनिस्ट्री ने माइक्रो स्मॉल और मीडियम जो इंटरप्राइज है उसकी डेफिनेशन दे रखी है। पहले ये डेफिनेशन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए और सर्विस इंडस्ट्री के लिए अलग अलग हुआ करती थी, लेकिन अभी जून 2020 में कोरोना पीरियड में गवर्नमेंट ने इस डेफिनेशन को एक कर दिया है, यानी कि अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर में कोई डेफिनेशन में कोई डिफरेंस नहीं है। तो मिनिस्ट्री की गवर्नमेंट के हिसाब से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से माइक्रो जो इंटरप्राइज वो है जिसका इन्वेस्टमेंट या तो 1 करोड़ का है या उसका टोटल टर्नओवर यानी कि ईयरली जो टर्नओवर होता है एक फाइनेंशियल ईयर का वो 5 करोड़ है। तो यानी कि वो इंडस्ट्री जिसका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए तक का है और उसका टर्नओवर 5 करोड़ तक का है तो वो माइक्रो इंडस्ट्री है। फिर अपन स्मॉल इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ तक का है और टर्नओवर 50 करोड़ तक का है। और फिर अपन मीडियम की बात करें तो उसमें इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ का है और टर्नओवर 250 करोड़ का है। तो ये गवर्नमेंट की एक डेफिनेशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्लासिफिकेशन की, कि कौन सी इंडस्ट्री माइक्रो इंडस्ट्री है, कौन सी स्मॉल है और कौन सी मीडियम है। तो इन सब इंडस्ट्री के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इवन स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत सारी इन्होंने स्कीम्स लॉन्च की है, बहुत सारे इन्होंने नई नई इंडस्ट्री को प्रोत्साहन देने के लिए स्कीम्स लॉन्च की है, जिसके तहत ताकि एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है देश में बढ़ सके, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट घटेगा और देश में पोवर्टी जो है वो घटेगी। तो अपन देखते हैं कि सबसे पहले अपन देखते हैं कि SSI जो है स्मॉल इंडस्ट्री है, ये सारी जो इस कैटेगरी की, जब भी किसी भी इंडस्ट्री को अपने को एस्टैब्लिश करना होता है या फिर इंडस्ट्री को जब भी एस्टैब्लिश करना होता है या उसे चलाना होता है तो हमेशा पैसों की जरूरत होती है। और ये पैसे जरूरी नहीं है कि हर एक आदमी जो 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 इंडस्ट्री खोलना चाहता है उसके पास में अवेलेबल हो, तो उसको हमेशा कहीं ना कहीं से पैसे चाहिए होते हैं और वो पैसे हमेशा उसको किसके रूप में मिलते हैं, लोन के रूप में।
ये लोन अपने भारत में अलग अलग इंस्टीट्यूशन है, अलग अलग संस्थाएं जो अवेलेबल करवाती है। तो अपन देखते हैं वो कौन कौन सी संस्थाएं हैं। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो अपने इंडिया में जो अवेलेबल कराने वाली जो संस्थाएं हैं वो कौन कौन सी है। सबसे पहले देखते हैं अपने सेंट्रल गवर्नमेंट को, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कुछ ऐसी संस्थाएं हैं या फिर पब्लिक सेक्टर की इंटरप्राइज है या फिर कोई ऐसी स्टेचुरी बॉडीज है जो लोन प्रोवाइड करती है एमएसएमई सेक्टर को। फिर अपने स्टेट गवर्नमेंट की कुछ संस्थाएं हैं जैसे कि रिको है, आरएफसी है, और भी बहुत सारी है। फिर अपन देखेंगे अलग अलग बैंक्स है वो कैसे लोन अवेलेबल करवाती है। कुछ दूसरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जैसे कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होती है, या फिर जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन होती है, या कुछ पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती है जो अलग अलग लोन अवेलेबल करवाती है। फिर उसके बाद अपन देखेंगे प्राइवेट पार्टनर भी कुछ ऐसे होते हैं, यानी कि जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कोई प्राइवेट पार्टी है या फिर कोई नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी है जो स्टार्टअप को या फिर नई नई इंडस्ट्रीज को लगाने के लिए, उनको प्रोत्साहन करने के लिए पैसे अवेलेबल करवाती है। तो ये 5 तरीके के सोर्सेज हो सकते हैं: सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बैंक्स, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, या फिर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले अपन देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसकी अलग अलग क्या क्या स्कीम्स है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, या इसका स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को फाइनेंस जो अवेलेबल करवाने के लिए किस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये इंप्लीमेंट कर रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक मिनिस्ट्री है जिसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, जिसके अकॉर्डिंग अपन ने डेफिनेशन भी देखी थी। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के थ्रू मैक्सिमम जितनी भी स्कीम्स है वो इंप्लीमेंट होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। इसके तहत नई इंडस्ट्री को लोन देना या फिर नई इंडस्ट्री को प्रमोट करना, उनको उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना, टेक्नोलॉजी उपलब्ध करवाना, उनको एजुकेट करना, उनको उनकी ट्रेनिंग करना, ये सारे काम एमएसएमई करती है। फिर इसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सिडबी करके स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है सिडबी। ये बेसिकली एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन है जो कि सिडबी एक्ट के थ्रू स्टैब्लिश की गई है। यानी कि बेसिकली ये क्या है, एक स्टेचुरी बॉडी है। ये एक स्टेचुरी बॉडी है जो इंडिया में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, उनको फाइनेंस अवेलेबल करवाने के लिए इसकी स्थापना की गई है सिडबी की। ये सिडबी जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर भी एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस करके। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस के अंदर ये सिडबी आती है, इसका पूरा मैनेजमेंट और कंट्रोल वहां से होता है। तो ये जो सिडबी है ये बहुत सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रमोट करने या उनको लोन या उसको कैपिटल दिलवाने के लिए, पूंजी दिलवाने के लिए अलग अलग तरीके से स्कीम इंप्लीमेंट करती है। एक तरीका है डायरेक्ट स्कीम, इनडायरेक्ट स्कीम और प्रमोशनल स्कीम। डायरेक्ट स्कीम का मतलब ये है कि सिडबी खुद जो कोई भी जो नई इंडस्ट्री जो एस्टेब्लिश होना चाहती है उस इंडिविजुअल आदमी को ये या फिर जो भी कॉर्पोरेशन है उसको डायरेक्टली मतलब डायरेक्ट फाइनेंशियल बेनिफिट उसको अवेलेबल करवाए। एक तो ये तरीका है। इनडायरेक्ट मतलब किसी न किसी दूसरी इंस्टीट्यूशन के थ्रू, कोई भी दूसरी कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एफआई है, कोई भी फाइनेंशियल इंटरमीडिएट या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसके थ्रू, जैसे कि बैंक हो सकते हैं, किसी भी तरीके का बैंक है या माइक्रो फाइनेंस कंपनी है या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, उसके थ्रू अवेलेबल करवाए। और फिर आती है प्रमोशनल स्कीम। इसमें क्या है कि कुछ कंसेशनल स्कीम या सब्सिडी ऐसी इंटरवेंशन है जो डायरेक्ट जो बेनिफिशियरी है उसके अकाउंट में डायरेक्ट पे होती है, या फिर उसके प्रमोशन के लिए, जैसे कि एक्सपोर्ट प्रमोशन है या फिर उसके प्रोडक्शन का जैसे कोई उसका प्रोडक्ट है उसका प्रमोशन करना है, उसके लिए सिडबी ऐसे प्रमोशनल स्कीम चलाती है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ जो एमएसएमई है उसकी अलग अलग क्या क्या स्कीम्स है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो इसके तहत बहुत सारी स्कीम चलाई जाती है। उसमें सबसे पहली स्कीम है प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इसकी जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, वो है KVIC, यानी कि खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन। ये सेंट्रल लेवल पे खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन के थ्रू इम्प्लीमेंट की जाती है। और स्टेट लेवल में अपन देखें तो हर एक जिले में जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर होता है, जो DIC होता है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, उसके थ्रू इम्प्लीमेंट की जाती है। अब इस लोन की जो ये PMGP स्कीम है, इसमें क्या फायदे क्या है, बेनिफिट क्या है। इसमें यह है कि जो 8वीं क्लास से पास जो व्यक्ति है या फिर कोई भी ऐसी कोई ग्रुप जिसके थ्रू कोई एक ऐसे पार्टनरशिप जिन्होंने बनाई है, वो कोई भी आदमी जो 8वीं पास है वो इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकता है। इसके थ्रू मैक्सिमम PNJP के थ्रू मैक्सिमम 25 लाख रुपए तक का लोन आपको मिल सकता है, और मिनिमम जो है वो 10 लाख रुपए तक का है। ठीक है। और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने
जो स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको नोडल एजेंसी के रूप में बनाया है। अपने जैसे राजस्थान गवर्नमेंट की अपन बात करें तो उसमें डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर है, वहाँ से ये स्कीम इंप्लीमेंट होती है। इसकी जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन एसएसओ के थ्रू अप्लाई होता है। यदि आपकी वैल्यू 10 लाख से कम है तो ये डायरेक्टली पूरा ऑनलाइन यही बैंक को चला जाता है और वहीं से डायरेक्ट अप्रूवल आती है। और यदि आपकी वैल्यू 10 लाख से ज़्यादा है प्रोजेक्ट की तो आपकी एक डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनी होती है। डिस्ट्रिक्ट कमेटी आपके प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करती है और उसके बेस पे आपकी जो प्रोजेक्ट है वो सेलेक्ट होता है और आपके लोन आगे बैंक को फाइल फॉरवर्ड होती है और वहाँ से आपका लोन सेक्शन होता है। तो ये जो थी प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम स्कीम है, जिसमें मैक्सिमम आपको 25 लाख रुपए तक का लोन सैंक्शन होता है। फिर इसके बाद में आती है क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज, जिसको बोलते हैं CGTMC। ये CGTMC है जो अपने इसकी जो नोडल एजेंसी है इंप्लीमेंट करने की वो है सिडबी। सिडबी के थ्रू ये इंप्लीमेंट होता है। और इस स्कीम की सबसे खास बात ये है कि 1 करोड़ रुपए तक का जो लोन है उसको ये एज ए सिक्योरिटी के तौर पे, जो क्रेडिट गारंटी के तौर पे ये जो सिडबी है वो बैंक्स को प्रोवाइड करती है। यानी कि आप किसी बैंक की तरफ जाओगे, वो बैंक आपको 1 करोड़ रुपए तक का लोन देगा इस स्कीम के अंडर में, और ये जो लोन है ये सिक्योर होएगा इस स्कीम के थ्रू। तो यहाँ पे जो अप्लाई करने का तरीका सिंपली ये होता है कि आप अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट और जो डिटेल जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो लेके सीधा आप किसी भी बैंक वो कोई सी भी हो सकती है, जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स है, जो आरबीआई की जो डेफिनेशन है शेड्यूल जो सेकंड में लिखी हुई है, जो भी बैंक है चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक है चाहे प्राइवेट सेक्टर बैंक है, इवन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन तक इसके लिए एलिजिबल है। तो 1 करोड़ रुपए तक का लोन यदि आप बैंक से लेते हैं और इस स्कीम के थ्रू लेते हैं तो वो आपका जो लोन है वो सिक्योरिटाइज होता है थ्रू इस स्कीम के। फिर इसके बाद में आती है तीसरी स्कीम, अपन देखें जो है इंटरेस्ट सब्सिडी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। इसके बाद में आता है ये ISEC, इंटरेस्ट सब्सिडी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। इसमें क्या होता है कि आपकी यदि कोई इंडस्ट्री है जो खादी इंडस्ट्री की कैटेगराइज है, मतलब खादी इंडस्ट्री जिसको बोलते हैं, जिसमें अपने बेसिकली जो ये डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जो है जो खादी की कैटेगरी में आती है, यदि आपकी उस टाइप की इंडस्ट्री है तो आपको 4% का सब्सिडी जो है 4% की सब्सिडी आपको मिल जाती है। इसके लिए आप खादी KVIC की ऑनलाइन वेबसाइट है, वहाँ पे आप सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं और ये सर्टिफिकेट जब आप बैंक में डालते हैं तो वहाँ से आपको 4% की डायरेक्ट सब्सिडी इंटरवेंशन आपको मिल जाता है। फिर MSME के थ्रू जो है वो मैक्सिमम जो स्कीम जो चलाई जाती है वो अपने खादी विलेज एंड कोयर इंडस्ट्री के लिए चलाई जाती है। तो ये खादी विलेज एंड कोयर इंडस्ट्री जो होती है बेसिकली आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री होती है, जिसमें आपने देखा होगा जो कॉटन से रिलेटेड इंडस्ट्री है या फिर हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्री है उनको प्रमोट करने के लिए ये KVIC का काम है बेसिकली, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली जो है वो है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन। इसमें क्या होता है कि यदि आप KVIC में अपना जो भी आपने यदि कोई खादी से रिलेटेड यदि कोई इंडस्ट्री आपने खोली है, खादी से रिलेटेड कोई इंडस्ट्री आपने खोली है, तो उसका सर्टिफिकेशन ये क्वालिटी सर्टिफिकेशन KVCI करता है। उस क्वालिटी सर्टिफिकेशन से क्या होता है, आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है और उस सर्टिफिकेट के थ्रू आप यदि किसी बैंक या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में यदि आप जाते हो तो आपको लोन इजीली मिल जाता है। तो ये तो एक तरीके से क्या सर्टिफिकेशन की टेक्निक है। और इसमें जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन वाला जो पार्ट है उसमें ये होता है कि यदि आप कोई नई तरीके की मशीनरी या फर्नीचर या कोई नई टेक्नोलॉजी उसमें इस्तेमाल करना चाहते हो तो उसके लिए आपको सपोर्ट मिलता है MSME के थ्रू। इन सब स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है, KVCI, खादी विलेज एंड कोयर इंडस्ट्री कमीशन जो है वो इसको इम्प्लीमेंट करता है। फिर इसके बाद में आती है मार्केटिंग प्रमोशन स्कीम। इसमें क्या होता है, इसमें यदि जो आपने प्रोडक्ट बनाया है, जो आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री का कोई भी प्रोडक्ट है, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट का है, चाहे वो पोट्री का है या फिर जो भी लकड़ी से रिलेटेड कोई आइटम है, तो उसको प्रमोट करने के लिए, उसकी प्रमोशन के लिए, यानी कि आपको जो बायर है वो आपको कहाँ मिलेंगे या फिर आपकी उसकी एक्चुअल प्राइस क्या है, ऐसे करके मतलब उसको जो बेचने के लिए जो प्रमोशनल स्कीम्स होती है वो उसके लिए आपको हेल्प करते हैं। फिर आती है एंटरप्रेन्योर एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये सिंपली क्या होते हैं, अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, गवर्नमेंट के ट्रेनिंग प्रोग्राम है, डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिसमें आपको छोटी छोटी एक एक हफ्ते दो हफ्ते के ये डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं जिसमें आपको अलग अलग टेक्निक सिखाई जाती है उसके रिगार्डिंग, जो अपनी डोमेस्टिक जो खादी इंडस्ट्री है या खादी के रिगार्डिंग जितनी भी अपने अलग अलग टाइप की जो भी वेंचर है। फिर इसके बाद में अपनी स्कीम्स आती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें क्या होता है कि यदि आपकी कोई एस्टेब्लिश इंडस्ट्री है ऑलरेडी, यानी कि आपका कोई MSME है, जो MSME है वो आपकी MSME है
आपकी एस्टाब्लिश है, यानी कि आप पहले से कोई कार्य कर रहे हैं, उसमें यदि आपको कोई दूसरा नया इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि बोले कोई आपको नया कोई प्लांट बनाना है या फिर अपन कहे कि कोई नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनानी है, तो उसके लिए आपको इसमें इस स्कीम के थ्रू आपको लोन मिल सकता है बैंक के थ्रू। फिर आता है स्कीम ऑफ सर्वे स्टडी एंड पॉलिसी रिसर्च। इसमें क्या होता है कि यदि आपको किसी भी तरीके की कोई एकेडमिक, आपको जैसे बोल रहे हैं कि रिसर्च की कोई रिक्वायरमेंट है, यानी कि आपको कोई ऐसी जानकारी चाहिए जिसके तहत आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं या फिर कोई एक नई तरीके की कोई विधि ला सकते हैं उसमें, तो ये एमएसएमई की एक विंग होती है जो केवल इसी पे काम करती है कि आपके मार्केट, आप में मार्केट वैल्यू कैसे हो सकती है, मार्केट में आपका प्रमोशन कैसे, मार्केट में आप अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन कैसे कर सकते हो, या फिर उसकी रीच कितनी है, उसमें क्वालिटी इंप्रूवमेंट कैसे कर सकते हो, ये सब स्कीम की सेंटर के थ्रू आती है। इसमें कोई फाइनेंशियल बेनिफिट इस स्कीम में नहीं मिलता है, बल्कि आपको एक सपोर्ट दिया जाता है पॉलिसी रिसर्च के थ्रू। फिर इसके बाद में एक सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम आती है जो एमएसएमई की है, मिनिस्ट्री के थ्रू इंप्लीमेंट होती है, वो है नेशनल SC/ST हब। ये जो आप स्कीम देख रहे हैं इसका नाम है नेशनल SC/ST हब। इस स्कीम में क्या होता है कि एक क्लस्टर बनाया जाता है, एससी जो भी अपने वल्नरेबल सेक्शन के लोग हैं, जो अपने SC/ST कैटेगरी के जो लोग हैं, इनका एक क्लस्टर बनाया जाता है। उस क्लस्टर की जितनी भी इंडस्ट्री है उसको CPSC यानी कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है, जो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी पब्लिक अंडरटेकिंग है, जैसे कि NTPC होती है, ये गेल होती है, बेल होती है, जितनी भी ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कंपनीज है, इनको एक मैंडेटरी किया जाता है कि आप इसी इसी क्लस्टर के जो MSME जो इन लोगों की है, उसी से आप कुछ फिक्स अमाउंट यानी कि लगभग 20% का जो इनका परचेजिंग होती है वो आप इन्हीं से करेंगे। ये एक ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन के तहत इन कंपनीज को बाउंड किया है कि जो भी SC/ST हब बने हैं उन SC/ST हब से ही आप MSME के रिगार्डिंग जो भी आपको प्रोडक्ट परचेज करने हो आप यहीं से करोगे, वो चाहे किसी भी इंडस्ट्री का हो, स्टील इंडस्ट्री का हो या फिर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का हो, वो इसी के थ्रू होगा। फिर इसके बाद में स्कीम आती है स्कीम ऑफ इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। ये कुछ अपने जो इंटरप्रेन्योर है या फिर जो बोले अपने नए एस्टेब्लिशमेंट है जो MSME के, उसमें यदि किसी इंडिविजुअल को कोई किसी तरीके की यदि सॉफ्ट स्किल की रिक्वायरमेंट है या फिर कोई ICT स्किल की रिक्वायरमेंट, यानी कि कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई आपको अवेयरनेस चाहिए या फिर एक ट्रेनिंग चाहिए जिसमें आप ICT टूल्स की के बारे में जानकारी ले सकते हैं, तो ये एक स्कीम बेसिकली एजुकेशनल टाइप की या फिर इसको बोले अवेयरनेस टाइप की स्कीम है, जिसमें जो नए इंटरप्रेन्योर है या फिर नए जो इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करने वाले लोग हैं उनको एक ट्रेनिंग के थ्रू उनको इसके बारे में, एजुकेशन के बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में दिखाया जाता है। यदि इन सब आपको यदि ये सारी स्कीम्स के बारे में डिटेल में एक एक चीज़ के बारे में पता करना है, तो आप ये जो लिंक दिया हुआ है https://msme.gov.in/all स्कीम, इस वेबसाइट पे आप जा सकते हैं और इस वेबसाइट पे हर एक स्कीम के बारे में पूरे डिटेल में एक एक डॉक्यूमेंट, कंप्लीट डॉक्यूमेंट, यानी कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है, कौन एलिजिबल है, क्या कंडीशन एलिजिबिलिटी की, अब कहाँ अप्लाई करना है, कैसे इसका अप्रूवल प्रोसेस है, क्या इसके इंटरवेंशन है, मतलब कितना आपको लोन मिल सकता है, क्या आपको सब्सिडी मिल सकती है, एक एक चीज़ आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको डिटेल में हर एक स्कीम्स के बारे में जानकारी चाहिए तो आप इस वेबसाइट पे जाएं और इस वेबसाइट से अपनी सारी इन्फॉर्मेशन लें। फिर अपन ने कहा था कि जो सेंट्रल ऑफ गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक SIDBI जो है कि इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किया है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि बेसिकली क्या है, एक तरीके की NBFC है। यदि अपन NBFC की डेफिनेशन देखें, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, यानी कि ऐसी कॉर्पोरेशन जो बैंकिंग के जो काम होते हैं, जैसे कि जो डेली जो डिपॉजिट होता है या फिर क्रेडिट होता है उसको छोड़ के सिर्फ लोन के रूप में काम करे, तो उसको NBFC बोलते हैं अपन। ये अलग अलग टाइप की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एक तरीके की कैटेगरी है। तो SIDBI जो है वो एक स्टेचुरी बॉडी है। स्टेचुरी बॉडी अपने बताया क्यों है, क्योंकि एक पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू इसको एस्टैब्लिश किया गया था और इसका इंपॉर्टेंट टारगेट यही है SIDBI का कि ये स्मॉल स्केल जितनी भी इंडस्ट्री है उसको ये प्रमोट करे, उनको ये जो भी फाइनेंशियल या क्रेडिट जो चाहिए वो अवेलेबल करवाए। ठीक है, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम जो है SIDBI की वो है स्वावलंबन स्कीम। इस स्वावलंबन स्कीम के की बहुत सारी सब स्कीम्स है, जिसमें जैसे कि स्वावलंबन स्कूल, स्वावलंबन कनेक्ट केंद्र, स्वावलंबन बाजार, जैसे स्वावलंबन स्कूल है या फिर स्वावलंबन केंद्र है या स्वावलंबन बाजार है, ऐसे करके इसकी बहुत सारी सब स्कीम्स है। इस स्कीम के थ्रू जितनी भी जो स्मॉल इंडस्ट्री है उसको
डायरेक्ट क्रेडिट का बेनिफिट दिया जाता है। डायरेक्ट क्रेडिट का मतलब कि सिडबी खुद उसे अमाउंट अवेलेबल करवाती है। तो ये तो होगी सिडबी की स्वावलंबन स्कीम। और इसके बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट स्कीम है सिडबी की, वो है मुद्रा स्कीम, जिसका वह नाम है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। ये मुद्रा स्कीम बहुत ही पॉपुलर है। इसके थ्रू बहुत ही लोगों को ऋण दिया गया है भारत सरकार द्वारा। और इस मुद्रा स्कीम के अंतर्गत 3 तरीके की सब स्कीम है, जिसको मैं सबसे पहली स्कीम अपन बोलते हैं शिशु स्कीम। शिशु स्कीम में क्या होता है कि आपके 50,000 रुपए तक का जो लोन है वो सैंक्शन किया जाता है। 3 अलग अलग कैटेगरी होती है। शिशु लोन होता है, फिर उसके बाद में होता है किशोर, जिसमें आपका 50,000 से लेके 5 लाख रुपए तक का लोन सैंक्शन किया जाता है। फिर इसके बाद में होता है तरुण, जिसमें आपके 5 लाख से लेके 10 लाख रुपए तक का लोन सैंक्शन किया जाता है। अब इस स्कीम के लिए एलिजिबल कौन है? जो भी नॉन कॉर्पोरेट जो एंटिटी है, नॉन कॉर्पोरेट का मतलब जो इंडिविजुअल आदमी है या फिर जो एमएसएमई सेक्टर से बिलोंग करता है, यानी कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर का नहीं है, जो किसी बड़े बिजनेस कंपनी का ओनर नहीं है, बल्कि कोई इंडिविजुअल आदमी है जो नया वेंचर शुरू करता है, उसके लिए ये स्कीम है। और ये स्कीम इम्प्लीमेंट, मुद्रा स्कीम जो है वो इम्प्लीमेंट कैसे होती है? ये स्कीम इम्प्लीमेंट होती है बैंक के थ्रू। बैंक के थ्रू मतलब कैसे? आप सबसे पहले एक बैंक को, किसी भी बैंक को, या फिर जो नॉन बैंक या फिर कोई माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है या बैंक है या फिर कोई एनबीएफसी है, इन तीनों में से किसी के पास भी जा सकते हैं आप। इनके पास जाके आप लोन के लिए जब अप्लाई करते हैं तो आप उन्हें बोलते हो कि मेरे को मुद्रा लोन के अंतर्गत मेरे को अप्लाई करना है, तो बैंक ऑटोमेटिकली वो आपके सारे डॉक्यूमेंट जो है, जो भी आपके पैन कार्ड होता है या प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है, क्रेडिट हिस्ट्री होती है, जो लैंड रिक्वायरमेंट है या फिर जो भी है, वो सारे आपके डॉक्यूमेंट मांगती है और इसी स्कीम के थ्रू आपको वो सैंक्शन करती है। तो ये हर एक बैंक का अपना एक टारगेट होता है, जिसको अपने मुद्रा स्कीम के थ्रू उनको पूरा करना होता है। तो इसको अपने देखा कि इसको अप्लाई कहाँ किया जाता है? आपको डायरेक्ट बैंक में जाके अप्लाई करना होता है और वहाँ पे आपको बताना होता है कि मैं मुद्रा स्कीम के थ्रू अप्लाई करना चाहता हूँ। फिर इसके बाद में तीसरी स्कीम आती है सिडबी वेंचर। ये सिडबी वेंचर क्या है, ये थोड़ा अपन देखते हैं। ये अपने टेक्निकल जो स्टूडेंट है उनके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अपन ढंग से देखें इसको। सिडबी वेंचर क्या है? बेसिकली एक सिडबी जो कंपनी है, उसने खुद ने एक नया अपना स्पेशल पर्पज व्हीकल, जिसको एसपीवी बोलते हैं, वो एक नया बनाया है, जिसको उन्होंने नाम दिया है सिडबी वेंचर इनकॉर्पोरेशन, एसवीआईसी, एसवीसीएल, सॉरी, एसवीआईसी नहीं है, ये एसवीसीएल है, इसका नाम है एसवीसीएल, सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड। ये किसके लिए है? ये उन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर या फिर टेक्निकल नहीं भी हो या सोशल एंटरप्रेन्योर हो या सिंपली कोई भी एंटरप्रेन्योर है जिसने कोई अपनी एक नवाचार या कोई नए इनोवेशन के थ्रू कोई अपन ने एक नया कोई इंडस्ट्री या फिर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग का या कोई भी सर्विस का कोई भी एक नया उसने बिजनेस चालू किया है। अब यदि इसको फंडिंग चाहिए तो उसके लिए अपन सिडबी वेंचर, यानी गवर्नमेंट की बेसिकली ये फंडिंग की स्कीम है, जिसमें कोई भी एंटरप्रेन्योर है, कोई भी कंपनी है जो फंडिंग चाहती है, वो सीधा डायरेक्ट सिडबी को कांटेक्ट कर सकती है। और सिडबी वेंचर जो है ये इसके थ्रू क्या कर सकता है? उसके लिए एक इन्वेस्टमेंट की नई अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट के लिए, जो प्राइमरी इन्वेस्टमेंट होता है, जो कोई भी एंटरप्रेन्योर होता है, उसको इनिशियली जो रिक्वायरमेंट होती है इन्वेस्टमेंट की, वो गवर्नमेंट के थ्रू अवेलेबल करवा सकता है। तो सिडबी वेंचर बेसिकली एंटरप्रेन्योर जो है, जो टेक्निकल एंटरप्रेन्योर है, मैं और भी खास यदि बात कहूँ तो उसके लिए है। फिर सिडबी की सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम आती है सीजीटीएमसी। सीजीटीएमसी जो है ये एक बेसिकली एक तरीके से देखें तो क्रेडिट गारंटी की स्कीम है। इस क्रेडिट गारंटी की स्कीम को जो गवर्नमेंट ने है अलग अलग स्कीम के थ्रू इम्प्लीमेंट किया है। सबसे पहली स्कीम थी सीजीएस फर्स्ट, फिर थी सीजीएस सेकेंड, फिर थी एसओबी डेप्ट स्कीम, और फिर थी पीएम स्वनिधि। ये लेटेस्ट में अभी कोरोना पीरियड में स्वनिधि नाम से एक पीएम स्वनिधि नाम से स्कीम लॉन्च हुई है। तो अपन इसको अलग अलग स्कीम को देखते हैं। जो सीजीएस स्कीम है वो बेसिकली 200 लाख यानी कि 2 करोड़ रुपए तक यदि आपका कोई प्रोजेक्ट है और आप बैंक में जाके अप्लाई करते हैं तो इसके लिए क्रेडिट की जो गारंटी है वो ईसीडी उसको देता है बैंक को। फिर जो लेटेस्ट जो स्कीम जो अपन ये देखते हैं, ये
CGS सेकंड की। इस CGS सेकंड में क्या होता है, आपके जो कोई भी आपका प्रोजेक्ट है उसमें आपकी 85% तक प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है आपकी, उस कॉस्ट का 85% तक आपको फाइनेंस हो सकता है इस स्कीम के थ्रू। फिर सबसे लेटेस्ट जो स्कीम है वो है PM समृद्धि। ये स्ट्रीट वेंडर जो अपने होते हैं, जो ठेले वाले होते हैं, स्ट्रीट वेंडर जो रोड पे अपना कुछ जैसे कि कोई फास्ट फूड का ठेला है या फिर कुछ ऐसे छोटा मोटा कोई सामान बेच रहे हैं, जो अपने ठेले वाले जो होते हैं, उन ठेले वालों के लिए स्कीम है। इस स्कीम के तहत क्या होता है कि 10,000 रुपए तक का आपको फाइनेंस मिलता है, और यदि आप उसको टाइम पे चुकाते हैं तो आपको 10,000 से आगे आपको 20,000 रुपए तक का भी मिल सकता है। ये बेसिकली छोटे जो बहुत ही छोटे या फिर जिसको बोलते हैं जो जो डेली कमाने वाले जो लोग हैं, जिनका जिंदगी का गुजारा भत्ता केवल ठेले से ही होता है, उनके लिए ये स्कीम लॉन्च की गई जिसका नाम है PM समिति करके। इसके बाद में यदि अपन देखें कि ये जो रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये RXCI एक फिर सिडबी की एक अलग से कंपनी है। ये कंपनी जो ये है, ये जो इंटर इंडस्ट्री जो बिजनेस होता है, इंटर इंडस्ट्री जो बिजनेस है उसको प्रमोट करने के लिए होती है। यदि आपका जो बिजनेस है वो लार्ज स्केल पे है, जहाँ पे आप एक्सपोर्ट भी करना चाहते हो या फिर किसी सप्लाई चेन का आप हिस्सा बनना चाहते हो, तो उसको प्रमोट करने के लिए ये RXCL कंपनी है। फिर इसके बाद में आती है एक कंपनी है जो ये भी सिडबी का ही एक कंपनी है, जिसको बोलते हैं इंडिया स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। इसका शॉर्ट नाम है ICRC। अब ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अपन समझते हैं कि ये क्या काम करती है। जो ICRC है ये क्या काम करती है। ICRC काम ये करती है कि मान लो कोई ऐसी MSME इंडस्ट्री है जो स्ट्रेस में है। स्ट्रेस का मतलब उसका प्रोडक्शन सही नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन जो है वो कम हो रहा है, या फिर उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, और अपन ये भी कह सकते हैं कोई यदि MSME इंडस्ट्री है वो लॉस में चल रही है, तब इस कंपनी का काम आता है। जब MSME को इंडस्ट्री वो अप्लाई करती है ISR को, क्या बोले भाई हमसे नहीं हो रहा है, या फिर हमारी इंडस्ट्री जो है वो किसी कारणों की वजह से, यदि जैसे कि हमारे को बिजनेस नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से यदि इस कंपनी को अप्रोच करती है, तो ये कंपनी क्या करती है, रिकंस्ट्रक्शन एसेट रिकंस्ट्रक्शन का काम करती है। इसका मतलब क्या है कि ये कोई नया पार्टनर ढूंढती है, और जो ओरिजिनल जो उसका ओनर होता है उसको क्या करती है, उसकी उचित वैल्यू पे उस कंपनी को हैंडओवर करवाती है। मतलब एक तरीके से ये कंपनी को वापस से खड़ा करने के लिए, ये वापस खड़ा करने के लिए या तो हो सकता है वो नए किसी बिजनेस वाले को अप्रोच करे, या हो सकता है जो एग्जिस्टिंग जो आदमी है उसको वापस से नया क्रेडिट यानी कि फाइनेंस या कोई लोन अवेलेबल करवाए। ठीक है, तो ये काम होता है अपना ISR का। यानी कि कोई भी जो स्ट्रेस्ड इंडस्ट्री है, स्ट्रेस्ड इंडस्ट्री का मतलब जो जिसका प्रॉफिट नहीं हो रहा है, या फिर उसमें जो प्रोडक्शन है वो नहीं हो रहा है, या फिर टाइम पे उनको पैसे नहीं आ रहे हैं, तो वो लोग इस कंपनी को अप्रोच कर सकते हैं और यहाँ से रिकंस्ट्रक्शन के लिए मैकेनिज्म शुरू कर सकते हैं। फिर इसके बाद में एक आती है SME टेक्नोलॉजी सर्विस लिमिटेड। ये बेसिकली क्या करती है, जो SME जो इंडस्ट्री होती है उसको टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट देने के लिए नए नए ट्रेनिंग और जो अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाती है। फिर इसके बाद में अपन सिडबी की एक सबसे बेहतरीन स्कीम जो है वो अपन देखें, वो है सिडबी 59 लोन्स। ये सिडबी ने पंजाब नेशनल बैंक जो है PNB, जो अपने गवर्नमेंट की एक पब्लिक सेक्टर की बैंक है PNB, उसके साथ मिलके और भी बहुत सारे बैंक है जिन्होंने मिलके एक ऑनलाइन पोर्टल चलाया है। उस पोर्टल का लिंक ये है www.psbloanin59minute.com/home। अब ये पोर्टल क्या करता है, इस पोर्टल पे कोई भी आदमी जो लोन लेना चाहता है, कहीं से भी किसी भी बैंक से कहीं से भी लोन लेना चाहता है, उसको इस पोर्टल पे जाना है। उस पोर्टल पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवाना। रजिस्ट्रेशन पैन कार्ड के थ्रू हो सकता है, या फिर GST नंबर के थ्रू भी हो सकता है। इंडिविजुअल पैन कार्ड है तो उसके थ्रू भी हो जाएगा। वहाँ पे आपको क्या करना था, कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करके अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो होती है उस रिपोर्ट को अपलोड करना होता है, और आपको अपनी चॉइस की बैंक, या फिर आप बैंक यदि आप चॉइस की नहीं भी भरो तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि चॉइस की बैंक भरना चाहते हो तो चॉइस की बैंक भर के, और जब आप एप्लीकेशन सबमिट करोगे तो इस पोर्टल की सबसे खास बात क्या है कि इन प्रिंसिपल यानी कि आपको 59 मिनट यानी कि 1 घंटे के अंदर अंदर आपको पता पड़ जाएगा जो भी बैंक आपने चूज किया, फिर बैंक की तरफ से आपको रेस्पॉन्स आएगा, और उस रेस्पॉन्स में ये आपको पता पड़ जाएगा कि आपका जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट जो है वो फिजिबल है कि नहीं है, कि आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल जाती है आपको। इन प्रिंसिपल अप्रूवल का मतलब आपको सीधा सा पता पड़ जाता है कि आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जब भी किसी आदमी को मैं ये सजेस्ट करेंगे कि कोई भी इंटरप्रेन्योर है या कोई भी इंडिविजुअल आदमी है जिसको लोन के लिए अप्लाई करना है, तो सबसे पहले वो इस पोर्टल पे जाके, इस पोर्टल का नाम है PSB लोन इन 59 मिनट पे अप्लाई करें,
वहाँ पे अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह अपलोड करें। जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह आपने अपने प्रीवियस यहाँ पे जो इस कोर्स में भी आपको बताई गई है कि कैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं, कैसे सारा वो आपको पता है। वो रिपोर्ट बना के और अपनी जो कुछ डॉक्यूमेंट साथ में होते हैं, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है या फिर जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, एक उद्यमिता सर्टिफिकेट है, ऐसे जो 3-4 जो डॉक्यूमेंट है वो आप अपलोड करोगे तो 59 मिनट के अंदर आपका इन प्रिंसिपल अप्रूवल कि आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा आपको पता पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये सीडीबी की बहुत ही अच्छी स्कीम है और गवर्नमेंट की बहुत ही बढ़िया स्कीम है जानने के लिए। फिर अपन ने देखा कि अपने 5 तरीके के जो सोर्सेज थे, सेंट्रल गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या स्टेट गवर्नमेंट थी, या फिर बैंक्स थे, या फिर कोई स्टेचुरी बॉडीज थी, और फिर अपने एनजीओ देखे थे। तो अपन बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट की, और चूंकि अपन उसमें भी बात करेंगे अपन राजस्थान गवर्नमेंट की, जो अपने स्टेट की जो गवर्नमेंट है राजस्थान गवर्नमेंट, उसकी अलग अलग कौन कौन सी स्कीम्स है। उस स्कीम्स में अपन देखेंगे कि राजस्थान गवर्नमेंट जो है वो कैसे प्रमोट कर रही है स्कीम को। तो इसमें राजस्थान गवर्नमेंट की एक खुद की एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसको कॉर्पोरेशन को बनाया गया है, जिसका नाम है राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं रिको से। इस रिको से हर कोई फेमिलियर है, आपने अपने हर जगह पे, चाहे वो सिटी है या टाउन है, सिटी या टाउन में सब जगह रिको एरिया होते हैं, जहाँ पे रिको एरिया में अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज लगी होती है। तो अपने राजस्थान में इंडस्ट्री को प्रमोट करने के सबसे बड़ा काम है रिको का। ठीक है, फिर उसके बाद में आती है राजस्थान फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। ये 1951 में एस्टेब्लिश की हुई थी। एक अपने स्टेचुरी जो लेजिस्लेशन है, यानी कि अपने राजस्थान विधानसभा के द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1951 में, जिसका काम था स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डेवलप करना या फिर उनको क्रेडिट अवेलेबल करवाना। ये अपन डिटेल में भी आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि रिको की अलग अलग कौन सी स्कीम है और आरएफएसए की अलग अलग कौन सी स्कीम है। फिर उसके बाद में आता है रूरल नॉन फार्म डेवलपमेंट एजेंसी। ये फाइनेंस में जो अपने डिपार्टमेंट है राजस्थान का, एफडी फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर एक एजेंसी है जो क्या करती है, गाँवों में जो रूरल एरिया जो अपना है उस रूरल एरिया में जो नॉन फार्म एक्टिविटी यानी कि कृषि को छोड़ के जो भी अलग अलग एक्टिविटी है, चाहे वो पोल्ट्री से रिलेटेड है, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड है, उसको फाइनेंस करने के लिए रूदा कंपनी काम में करती है। फिर उसके बाद में अपने राजस्थान गवर्नमेंट का एक एमएसएमई डिपार्टमेंट है, जो मिनिस्ट्री जो अपन ने बात की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसकी जो अलग अलग स्कीम है उसको इंप्लीमेंट करने की नोडल एजेंसी है। फिर उसके बाद में अपनी एक राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, जिसको अपन आरएसआईसीएल बोलते हैं। इस आरएससीएल के थ्रू भी जो स्मॉल इंडस्ट्री होती है उसको क्रेडिट अवेलेबल करवाने के लिए काम करती है। तो अपन अभी इन सारी स्कीमों को अपन देखेंगे। इन सारे जो डिपार्टमेंट है, ये जो सारे अलग अलग तरीके की पब्लिक लिमिटेड कंपनियां हैं या फिर अपनी स्टेचुरी बॉडीज है, जो अलग अलग स्कीम के थ्रू लोन कैसे अवेलेबल करवाती है। सबसे पहले अपन देखते हैं आरएफसी, जो राजस्थान फाइनेंस कॉर्पोरेशन है। इसकी अलग अलग अपनी स्कीम है। ये सबसे पहले इसकी स्कीम है जनरल लॉन्ग टर्म, स्कीम फॉर हॉस्पिटल एंड नर्सिंग, स्कीम फॉर होटल रेस्टोरेंट टूरिज्म रिलेटेड एक्टिविटी, सरल स्कीम फॉर एसएमई सेक्टर जो अपनी एग्जिस्टिंग इनिशियल रनिंग यूनिट है उसके लिए है, फिर स्कीम फॉर फाइनेंसिंग एजेंस एसेट करके है, फिर अपनी एक सिंगल विंडो स्कीम है, फिर स्कीम फॉर कॉम्प्लेक्स एंड रेजिडेंशियल जो इंटरप्राइज है उसके लिए है, फिर स्कीम फॉर गुड बोरोवर यानी कि जो एग्जिस्टिंग जो बोरोवर है उसके लिए अपनी एक स्कीम है, फिर ये एक स्कीम है टॉप अप लोन स्कीम फॉर एग्जिस्टिंग बोरोवर, फिर है स्विच ओवर लोन स्कीम, स्कीम फॉर क्वालिफाइड प्रोफेशनल, स्कीम फॉर सोलर पावर प्रोजेक्ट, युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना। तो अपन ने ये बहुत सारी स्कीम्स देखी। अब अपन देखते हैं कि हर एक स्कीम का क्या क्राइटेरिया है, मतलब क्या क्राइटेरिया, मतलब कौन अप्लाई कर सकता है, ठीक है, कितना आपको अमाउंट मिल सकता है, कितना लोन आपको मिल सकता है, कितने साल के लिए, ईयर क्या है, क्या इसकी इंटरेस्ट रेट है, किस किस टाइप की इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री का टाइप है वो किस टाइप की इंडस्ट्री इसमें आवेदन कर सकते हैं, कौन इंडिविजुअल आवेदन कर सकता है या फिर कोई कंपनी है या कोई पार्टनरशिप है वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अपन देखते हैं अब हर एक स्कीम की इसमें योजना क्या है। ये तो बस स्कीम के अपन ने नाम देखे थे। अब अपन देखते हैं कि हर एक स्कीम में क्या क्या अलग अलग तरीके की एलिजिबिलिटी है और क्या उसकी फीचर है। तो ये सबसे पहले अपन बात करते हैं जनरल टर्म लोन की। तो जनरल टर्म लोन जो होता है वो मतलब एक तरीके से जनरली किसी भी पर्पज़ के लिए, कोई भी इंडस्ट्री है वो जो या तो वो लैंड खरीदना चाहती है या फिर बिल्डिंग बनाना चाहती है, प्लांट या कोई मशीनरी खरीदना चाहती है, या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की या सर्विस सेक्टर की कोई भी कंपनी है वो इसमें अप्लाई कर सकती है। अप्लाई करने के लिए आपको एलिजिबिलिटी क्या है कि वो एसएफएक्सी एक्ट के अंदर, जो एसएफएक्सी एक्ट है उसके अंदर एक इंडस्ट्री की डेफिनेशन दे रखी है, उस इंडस्ट्री की डेफिनेशन के हिसाब से आप उस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करने चाहिए। यदि आप सेटिस्फाई करते हो तब आपको मैक्सिमम 8 करोड़ रुपए तक का आपको लोन मिल सकता है।
यदि आप इंडिविजुअल आदमी हो तो आपको 8 करोड़ तक का मिल सकता है, और अगर आपकी कोई पार्टनरशिप है तो आप 20 करोड़ रुपए तक का आप इसके थ्रू लोन ले सकते हो। और ये लोन जो है आप 10 साल तक के लिए ले सकते हो। और इसमें जो इंटरेस्ट रेट जो होती है, जो इंटरेस्ट रेट है, वो प्रिवेलिंग जो बैंक है, जिस बैंक के थ्रू आपको फाइनेंस होगा, उसके हिसाब से जो प्रिवेलिंग रेट होती है वो होती है। फिर अपन बात करते हैं ये जो स्कीम फॉर हॉस्पिटल एंड नर्सिंग है। यदि आपको कोई हॉस्पिटल या नर्सिंग को जो खोलना है, उसके लिए आपको लैंड चाहिए या बिल्डिंग चाहिए, उसके लिए आप एलिजिबल कर सकते हो। कोई भी जो आदमी है जिसमें मिनिमम 20 बेड की कैपेसिटी का आप हॉस्पिटल बनाते हो तो आपको यहाँ पे फाइनेंस मिल सकता है। इंडिविजुअल आदमी है उसको 8 करोड़ तक का, और कोई पार्टनरशिप है तो उसको 20 करोड़ तक का मिल सकता है। 10 साल तक के लिए आपको इसमें लोन मिल सकता है। फिर ऐसी सेम स्कीम अपने जैसे जो हॉस्पिटल के लिए थी, वैसी अपने होटल्स के लिए भी है। जो टूरिज्म रिलेटेड एक्टिविटी उसके लिए भी है। सेम आपको लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर वगैरह चाहिए उसके लिए 10, जिसमें कम से कम 10 रूम का आपका ऐसा हो या फिर रेस्टोरेंट हो, वही सेम 8 करोड़ से 20 करोड़ तक आप ले सकते हो। 10 साल की इसकी वैलिडिटी है। फिर है ये स्मॉल स्कीम फॉर एग्जिस्टिंग रनिंग इंडस्ट्री। एग्जिस्टिंग चौथी जो स्कीम है, ये एग्जिस्टिंग का मतलब जो ऑलरेडी कुछ ना कुछ काम कर रही है, जिनको मतलब एस्टेब्लिश किए को मिनिमम 3 से 5 साल हो चुके हैं। ऐसी इंडस्ट्री जो 3 से 5 साल तक यहाँ पे के लिए पहले से काम कर रही थी और उनको अब अलग से कुछ लोन चाहिए, तो उनके लिए भी ये स्कीम है। 8 करोड़ से 10 करोड़ तक का आप लोन ले सकते हो, और 7 साल तक के लिए आप लोन ले सकते हो। फिर ये है पांचवी स्कीम आती है स्कीम फॉर फाइनेंसिंग अगेंस्ट एसेट्स। मतलब जो ऐसी एग्जिस्टिंग कंपनियां जिनको अपने कोई एसेट आपका कुछ भी हो सकता है, वो आपकी लैंड हो सकती है या आपकी कोई मशीनरी हो सकती है, इवन आपका कोई प्रीसियस मेटल जो है जैसे गोल्ड है, वो भी हो सकता है। ऐसी जो इंडस्ट्री होती है वो आरएफसी के अंदर जो है फर्स्ट चार्ज जो फीस होती है वो एप्लीकेबल हो गए 60% तक। जो आपका एसेट है उसकी जो 60% तक की वैल्यू है, 5 साल तक के लिए आप लोन अवेलेबल करवा सकते हो। ये सारी जितनी भी स्कीम है, ये मैं आरएफएससी की स्कीम बता रहा हूँ। राजस्थान फाइनेंस कॉर्पोरेशन की वेबसाइट है, वहां पे जाके आप ऑनलाइन एसएसओ जो पोर्टल है, सिंगल साइन ऑन पोर्टल, वहां पे आप आरएफएससी जो ऐप है उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर आती है सिंगल विंडो स्कीम। इसमें आपको यदि कोई टर्म लोन लेना होता है, ये टर्म लोन वगैरह जो लोन्स की टाइप है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे किस टाइप का लोन होता है, वो अपन देखेंगे। ये जो एग्जिस्टिंग या फिर जो नई यूनिट्स है उसके लिए हो सकता है। 50% तक आपकी जो टोटल जो टर्म लोन जितना आपको चाहिए वो आप अप्लाई कर सकते हैं। 50% तक आपको फाइनेंस हो जाएगा। 7 से 8 साल इसकी लिमिट है। फिर इसके बाद में अपन अगली स्कीम देखें इसमें, तो जो ये 7वीं स्कीम है, ये स्कीम फॉर सीआरई सेक्टर। सीआरई मतलब कोई, जैसे आप यदि कोई रेजिडेंशियल या कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं कोई बहुत बड़ा, तो उसके लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। 20 करोड़ रुपए तक आपको फाइनेंस हो जाएगा 5 साल के लिए। ये जो डीएलसी रेट होती है उस पे बेस पे कुछ क्राइटेरिया होते हैं, उस क्राइटेरिया के हिसाब से आपको मैक्सिमम 20 करोड़ रुपए का लोन मिल सकता है। फिर आती है स्कीम फॉर गुड बोरोवर। मतलब गुड बोरोवर का मतलब ये है कि ऐसा आदमी जिसने टाइम पे लोन पेमेंट किया है, लोन बराबर टाइम पे पहले वो दे चुका है, उसका सिबिल जो हिस्ट्री यानी कि जो क्रेडिट हिस्ट्री है जिसको सिबिल बोलते हैं अपन, वो अच्छी है, तो वो 10 करोड़ रुपए तक का लोन 3 से 7 साल तक के लिए ले सकते हैं। फिर आते हैं टॉप अप लोन स्कीम। टॉप अप का मतलब जैसे अपन रिचार्ज करवाते हैं, टॉप अप का मतलब जैसे एक्जिस्टिंग जो आपने लोन लिया उस पर आप एक्स्ट्रा लोन लेना चाहते हो, यानी कि आपको कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट है फाइनेंस की, तो आप इसमें ले सकते हो। मैक्सिमम 60% जो आपकी है, जो एग्जिस्टिंग जो लोन था उसका 60% मैक्सिमम आप टॉप अप करवा सकते हो 5 साल तक के लिए। फिर आता है स्विच ओवर लोन स्कीम। ये बेसिकली लोन उसके लिए है जब आप कोई बैंक या जो एक्विजिशन है जो फिक्स्ड एसेट का, जिसका आप मॉडर्नाइजेशन करवाना चाहते हो या डाइवर्सिफिकेशन करवा चाहते हो, उसके लिए आप लोन की स्कीम जो है उसको आप चेंज कर सकते हैं। ये 10 साल तक के लिए आप ले सकते हैं। फिर ये अपने लिए जो 11वीं स्कीम है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं स्कीम फॉर क्वालिफाइड प्रोफेशनल। इस स्कीम में क्या होता है, जो कोई कंसल्टेंसी या फिर कोई प्रोफेशनल प्रैक्टिस, जैसे कि प्रोफेशनल लोग कौन होते हैं, लॉयर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, आर्किटेक्ट होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं। ये प्रोफेशनल कोई अपना खुद का कोई ऐसी ऑफिस या कोई ऐसा कोई वेंचर खोलना चाहते हैं, जैसे ये देखा कोई अकाउंटेंट है, सीए होता है, जैसे कि इंजीनियरिंग है, लॉ है, अकाउंटेंसी है, आर्किटेक्चर, ये तो 20 लाख रुपए तक का आपको लोन मिल सकता है 5 साल के लिए। फिर है स्कीम फॉर सोलर पावर प्रोजेक्ट। यदि आप कोई सोलर पावर से रिलेटेड कोई स्कीम है, ये कोई आप बिजनेस खोलना चाहते हैं जो आपकी सोलर पावर से रिलेटेड है, तो आपको 70% तक का आपका जो लैंड, बिल्डिंग, जो मशीनरी है वो फाइनेंस होगा, और 10 साल तक के लिए करवा सकते हैं। फिर इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम आती है युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना। ये अपने लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है, क्योंकि इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यही है कि आप या तो ग्रेजुएट होने चाहिए, या आप डिप्लोमाधारी होने चाहिए, या आपने आईटीआई सर्टिफिकेट किया है। तो ये स्कीम अपने लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको इसी स्कीम को अपन ढंग से देखते हैं। ये स्कीम बेसिकली कोई भी नई इंडस्ट्री या फिर कोई भी सर्विस सेक्टर की या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, आईसीटी से रिलेटेड या फिर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड आप नई इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करना चाहते हो, तो आपको 5 करोड़ रुपए तक का लोन आपको बेनिफिट में मिल सकता है।
और यहाँ पे आपको 6% तक की इनिशियल सब्सिडी भी मिलेगी 1.5 करोड़ रुपए तक का, यदि आप लोन अवेलेबल करवाते हो तो। और इसमें लोन का जो टेनर है वो 7 साल का होता है। तो ये स्कीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन सी? एक तो युवा उद्यमिता प्रोत्साहन स्कीम और ये स्कीम फॉर क्वालिफाइड प्रोफेशनल। फिर जो अपन ने देखा था कि राजस्थान गवर्नमेंट है जो, उसमें सबसे पहले जो थी वो RFSC थी। फिर उसके बाद में जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो है रिको। जो अपने जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया जो है अपने राजस्थान में या फिर इंडस्ट्रियल एरिया से आउटसाइड भी है, तो ये रिको की बहुत सारी अलग अलग स्कीम है। प्रोजेक्ट लोन स्कीम है जिसमें आपका कोई भी प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को आप पूरा टर्म लोन लेना चाहते हैं, फिर आपको एक कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स या रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं रिको में, या फिर आपको इंडस्ट्रियल लैंड है उसके अगेंस्ट फाइनेंस लेना चाहते हैं, तीसरी स्कीम है। चौथी स्कीम है कोई आपकी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके अगेंस्ट आप लोन लेना चाहते हैं, या फिर आपकी कोई मल्टीपर्पज मीडियम टर्म का कोई लोन लेना चाहते हैं जो एग्जिस्टिंग गुड बोरोवर है, या फिर कोई आपका वर्किंग कैपिटल के लिए लोन लेना चाहते हैं, या फिर कोई आप फाइनेंसिंग सर्विस सेक्टर जो है उसके लिए लोन लेना चाहते हैं, या कॉर्पोरेट लोन लेना चाहते हैं, या फिर इक्विपमेंट के लिए लोन लेना चाहते हैं। ये अलग अलग तरीके की रिको की स्कीम है जो रिको अपने बैंक या तो कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या फिर बैंक के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट करती है। फिर ये इसकी बहुत सारी स्कीम है जो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में इसकी वेबसाइट बताऊंगा, जिसमें आपको इसकी हर एक की क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्राइटेरिया क्या है, वो आपको सारा पता पड़ेगा। फ्लेक्सी लोन है होटल्स के लिए, टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए, यंग या फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर के लिए, मीडियम टर्म लोन चाहिए आपको, सोलर पावर के लिए लोन चाहिए, या फिर कोई इक्विपमेंट के लिए चाहिए, शॉर्ट टर्म लोन चाहिए, या फिर गुड बोरोवर के लिए लोन चाहिए। ये सारी अलग अलग स्कीम्स है इसमें। ये ग्रेडेड इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि आपकी जो इंटरेस्ट रेट है वो शुरुआत में आपकी जो शुरुआत में वो क्या होगी, कम होगी, और जब आप जैसे जैसे आपकी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश हो जाएगी, जैसे जैसे आपका क्रेडिट आना शुरू हो जाएगा, तब ये इंटरेस्ट रेट ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी। तो ये एग्जिस्टिंग बोरोवर के लिए भी है, नए जो वेंचर है उसके लिए भी अवेलेबल है। फिर आती है इंसेंटिव स्कीम फॉर रिकवरी ऑफ टर्म लोन, रिटर्न इन ऑफ बुक। यदि कोई ऐसा मतलब कोई इंडस्ट्री है जो अपनी लोन नहीं भर पाई है, तो उसकी रिकवरी के लिए या फिर जिसको बोलते हैं सेटलमेंट के लिए स्कीम बनाई है, इंसेंटिव स्कीम है। फिर ये स्कीम अपने लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वोकेशनल क्वालिफिकेशन असिस्टेंट स्कीम। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसने कोई वोकेशनल कोर्स कर रखा है और वो कोई इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करना चाहता है, तो उसको इस असिस्टेंट स्कीम के थ्रू आप लोन ले सकते हैं। फिर आते हैं क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम, जो कि बेसिकली जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसको अपग्रेड करने के लिए, जैसे कि मान लो कोई आदमी है जिसने कोई जैसे ब्रिक्स मेकिंग का कोई प्लान डाल रखा है, अब वो कह रहा है कि नहीं मैं ब्रिक्स को अलावा और भी इसमें ऐड करना चाहता हूँ, जैसे कि मैं एसीसी के ब्लॉक बनाना चाहता हूँ, या मैं रेड क्ले की ईंट बनाना चाहता हूँ, या मैं पेवर ब्लॉक बनाना चाहता हूँ, जैसे मतलब जो एग्जिस्टिंग को अपग्रेड करना चाहता हूँ, तो उसको इस स्कीम के थ्रू लोन मिल सकता है। ये इसके लिए आपकी स्कीम्स के लिए आपका लिंक है, इस पे आपको RFSC जो पहला वाला लिंक है, इस पहले वाले लिंक पे आपको RFSC की जितनी भी स्कीम्स है वो आपको मिलेगी, और ये दूसरा जो है इस पे आपको रिको की जितनी भी 25-30 स्कीम है, इसके सारे डॉक्यूमेंट, कौन एलिजिबल है, कितना क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या उसकी फाइनेंस की रेट्स क्या है, क्या उसकी इंटरेस्ट रेट है, कितने रेट साल के लिए, जो उसकी ड्यूरेशन है, जो ईयर है, वो सारा इस लिंक पे दे रखा है। ये पहला वाला लिंक है RFC के लिए, दूसरा वाला लिंक है रिको के लिए। आप इस लिंक पे जाके एक बार जरूर देखें कि आपके लिए कौन कौन सी स्कीम्स अवेलेबल है। फिर अपन तीसरे टाइप की इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं जो अपने को लोन प्रोवाइड करते हैं, वो होती है बैंक्स। अब बैंक्स वैसे तो जितने भी लोन होते हैं वो मैक्सिमम बैंक्स के थ्रू ही आते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक ऐसी बैंक्स होती है जिनका काम ही यही है कि वो SSI यानी कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसको लोन अवेलेबल करवाए। अब ये लोन अवेलेबल SSI को क्यों करवाए, इसका एक कारण है, वो है RBI जो है वो क्या है, बैंकर्स ऑफ बैंक है। तो RBI एक गाइडलाइन जारी करती है कि हर एक बैंक को कहती है कि आपको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, जिसको PSL बोलते हैं, यानी कि PSL कोटा में आपको MSME को इतने परसेंटेज लोन आपको देने ही पड़ेंगे। यानी कि ये बैंक का मैंडेट रहता है, यानी कि बैंक का टारगेट रहता है कि उसको MSME को पैसे देने ही देने हैं, आपको जो लोन है वो अवेलेबल करवाना ही होता है। तो ये PSL जो है RBI का PSL नॉर्म्स होते हैं, इस PSL नॉर्म्स का एक मैंडेट होता है, उस मैंडेट के अंदर हर एक बैंक जो होता है वो MSME को क्रेडिट अवेलेबल करवाता है। वो किसी भी स्कीम के थ्रू करवा सकता है, लेकिन उसकी अलग से गाइडलाइन जारी करता है RBI। तो ये इंडिविजुअल बैंक पे डिपेंड करता है वो किस स्कीम को प्रेफरेंस देता है। फिर आपने देखा होगा जो रीजनल रूरल बैंक जो एस्टैब्लिश की हुई है, जो स्टेट वाइज या फिर मल्टी स्टेट जो बैंक्स होती है, उन RRB में भी जो ये PSL का जो कोटा है वो ज़्यादा होता है कंपेरेटिवली कमर्शियल बैंक्स के। तो जो कमर्शियल बैंक्स होती है उनका कोटा PSL का कम होता है, जबकि RRB का ज़्यादा होता है। तो ये यदि आप RRB को किसी को अप्रोच करते हैं नए स्मॉल इंडस्ट्री के लिए, तो आपको लोन मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है कंपेरेटिवली कमर्शियल बैंक के। फिर आती है कोऑपरेटिव बैंक, जैसे कि आपने देखा होगा कोई आप डेयरी से रिलेटेड है या पोल्ट्री से रिलेटेड है
या पशुपालन से रिलेटेड कोई भी ऐसी कोई पशुपालन से रिलेटेड आप यदि कोई ऐसा कोई इंडस्ट्री या कोई ऐसा नया वेंचर बनाना चाहते हैं तो आप कोऑपरेटिव बैंक को यदि आप अप्रोच करोगे तो वो आपको सबसे ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। फिर बैंक्स के बाद अपन बात करते हैं, अच्छा सॉरी, इस बैंक्स में अपने अपने जो अपने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की बात करी थी कि उसमें ये आरबीआई की गाइडलाइन है बैंक्स के लिए कि कौन सी बैंक्स को है कितने प्रतिशत एमएसएमई को किस स्कीम के तहत कितना लोन देना है, उसकी सारी गाइडलाइन आरबीआई की इस लिंक पे है जिस पे आप जाके देख सकते हैं। फिर अपन बात करते हैं अदर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब या तो कोई स्टेचुरी जो बॉडीज है, स्टेचुरी बॉडी मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट ने कोई लेजिस्लेशन जो है उस या कोई एक्ट के थ्रू इसको बनाई है, ऐसी एक जैसे बॉडी है एनएससीआई नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन है, या फिर केवीआईसी खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन है। तो ये जो है ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट फाइनेंस या इनडायरेक्ट मतलब बैंक के थ्रू या किसी भी दूसरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो एफआई है उसके थ्रू ये इन स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज को लोन अवेलेबल करवाती है। ये अलग टाइप की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है। तो यदि आप कोई खादी जैसे खादी इंडस्ट्री के रिलेटेड कोई आप वेंचर खोलना चाहते हैं या कोई नए बिजनेस खोलना चाहते हैं तो आप खादी विलेज केवीआईसी सेंटर जो होते हैं हर एक जिले में होते हैं, वहाँ पे आप अप्रोच करोगे तो वहाँ पे आपको इजीली लोन मिल सकता है। फिर इसके बाद में बात करते हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब जैसे कोई प्राइवेट पार्टनरशिप है, कोई लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है या कोई वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, यानी कि जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज होते हैं, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनीज होती है जिनका टर्नओवर बहुत ज्यादा होता है, ये क्या करते हैं जो नए जो इंटरप्रेन्योर होते हैं या फिर जो नए आइडियाज होते हैं उसमें ये इन्वेस्ट करते हैं, नए आइडिया में इन्वेस्ट करते हैं। तो आप डायरेक्टली किसी भी कॉर्पोरेट को आप अपने आइडिया के साथ में, जैसे कि आपको कोई इनोवेटिव आइडिया है, जैसे कि आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई आपने नया इनोवेशन किया है जो आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, या फिर कोई रूरल जो सब्जेक्ट है, जो रूरल की कोई परेशानी है, या कोई सैनिटेशन से रिलेटेड है, कोई ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड है, या ऐसा कुछ भी कोई भी नया इनोवेशन जो आपके टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, या फिर कोई ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कोई आपने इनोवेशन किया है और आप उसके तहत कोई इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट कॉर्पोरेट्स को अप्रोच कर सकते हैं और कॉर्पोरेट डायरेक्टली आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज देते हैं। तो ये वेंचर कैपिटल के थ्रू आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है। तो ये हो गए अपने नॉन गवर्नमेंट फैक्टर जो है, जो गवर्नमेंट के नहीं है, कुछ प्राइवेट फैक्टर है, या फिर कोई ऐसी नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनका जो नए जो स्मॉल इंडस्ट्री यानी कि जो लघु उद्योग होते हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए कार्य करती है और उनको डायरेक्ट फाइनेंस अवेलेबल करवाती है। ओके फ्रेंड्स, अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे कि लोन के अलग अलग तरीके क्या होते हैं, किस अलग अलग तरीके के लोन कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ अपन लोन देखेंगे। वो अपन देखेंगे अगले लेक्चर में, अगले वीडियोज में अपन देखेंगे। तो आपका ये जो 12.1 जो आपका टॉपिक था, या वेरियस रिसोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर एसएसआई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए आप अलग अलग फाइनेंस के क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है, ये अपने अभी तक देखे, अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के देखे, स्टेट गवर्नमेंट के देखे, बैंक्स के देखे, अलग अलग तरीके के लोन्स की स्कीम्स अपन ने देखी। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लिंक मैंने प्रोवाइड करवाए थे उस लिंक पे आप एक बार जाके उस लिंक को खोल के आप जितनी भी स्कीम्स है उस स्कीम्स के डॉक्यूमेंट आप जरूर एक बार देखें। उससे आपको ब्रॉड आइडिया और एकदम क्लियर आइडिया हो जाएगा कि स्कीम के लिए किन कौन एलिजिबल है और कितने अपने को लोन मिल सकता है और स्कीम की क्या क्या कंडीशंस है। थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में अपन टाइप्स ऑफ लोन्स की अपन बात करेंगे।